हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल द ट्रूथ ऑफ सनातन। जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक फेमस थ्योरी के बारे में, आर्यन इन्वेजन थ्योरी। इसे शॉर्ट में मैं स्टार्ट करवाता हूँ। मैक्स मुलर जी ने एक थ्योरी डाली एज यूजुअल, जैसे वो हमारे ग्रंथों को तोड़ मरोड़ के दिखाते थे। पहले भी 1853 में उन्होंने एक थ्योरी निकाली, आर्यन इन्वेजन थ्योरी। उसमें भी इन्होंने ये दिखाने की कोशिश करी कि हम सुपीरियर हैं और बाकी जितने भी वर्ल्ड के लोग हैं सबके सब उनके जूनियर हैं। बट द फैक्ट इज दिस कि वो पहले भी झूठे थे, वो आज भी झूठे हैं और वो हमेशा झूठे ही रहेंगे। सेकंड पॉइंट, मार्क ट्वेन नाम के एक आदमी ने 1720 के आसपास एक किताब में लिखा कि किस तरीके से इंडिया कल्चरली डेवलप्ड है और वेस्ट से कितना आगे है। लिंग्विस्टिकली हम कितने डेवलप्ड हैं और वेस्ट से कितना आगे है। इवन की एजुकेशनली हम कितने डेवलप्ड हैं और उनसे कितना आगे है, जो बहुत से फॉरेनर्स को हजम नहीं हुआ। तो उसके बाद हमारे बीच में ब्रेकडाउन लाने के लिए बहुत सी थ्योरीज डाली गई। उनमें से एक थी कास्ट सिस्टम की थ्योरी और थी दूसरी आर्यन इन्वेजन थ्योरी, जिसने इस देश को दो में बांटने का काम किया। उस टाइम पे कुछ लोगों को बताया गया कि वो द्रविडियन है और कुछ को बताया गया कि वो आर्यंस है। और बहुत से लोगों ने हंस के अरे हाँ हम तो हैं मानते हुए उन चीजों को एक्सेप्ट किया। आज उस मिथ को तोड़ा जाएगा और तरीके से तोड़ा जाएगा, हर चीज के ऊपर तोड़ा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स के बारे में। जेनेटिक्स के अंदर एक हैप्लोग्रुप्स होते हैं। हैप्लोग्रुप्स क्या होता है? बेसिकली वो डिफाइन करा जाता है कि आपका जो एशियंट बेसिकली सर्कल स्टार्ट होता है वो कैसे स्टार्ट हुआ, कहां से स्टार्ट हुआ और किस तरीके से वो आगे धीरे धीरे बढ़ा। तो इंडियंस का जो हैप्लो ग्रुप है बेसिकली वो जो हैप्लो ग्रुप है वो एफ है। और ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जो अगर अफ्रीकन मेल्स को छोड़ दिया जाए तो जितने भी मेल्स हैं उनका 90% एशियंट हैप्लो ग्रुप एफ माना जाता है, जो कि इंडिया का है। फीमेल्स 80 to 85% इंडियन हैप्लो ग्रुप्स की एशियंट। इसका मतलब हमारा डीएनए तो सबके अंदर है लेकिन हमारे अंदर मिक्स मैच नहीं है। इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि आज से बेसिकली 70-80 हजार साल पहले अफ्रीका से माइग्रेशन हुआ। इसके बारे में भी हमारे ग्रंथों में बहुत सी जगह पे डिस्क्राइब्ड है, लेकिन जगह का नाम डिस्क्राइब्ड नहीं है, इसलिए मैं आपको क्लियर कर दूं। लेकिन ये डिस्क्रिप्शन है कि माइग्रेशन हुए हैं। मैं आपको रेफरेंसेस देने की कोशिश करूंगा जहां से मुझे मिलेगा, लेकिन हमारे ग्रंथों में ये क्लियरली मेंशन्ड है कि जैसे मत्स्य अवतार के अंदर भी दिखाया गया कि बाढ़ आने वाली थी एंड देन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर माइग्रेशन हुआ है। तो हमारे ग्रंथों के अंदर ये मेंशन्ड है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के बारे में। तो उसके बारे में हम बाद में एक अलग से स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे। तो माइग्रेशन हुआ आज से 70-80 हजार साल पहले और फिर लोग सबसे पहले इंडिया में आए। लेकिन वेस्ट वाले कहते हैं कि नहीं, पहले सबसे पहले अफ्रीका से निकल के वेस्ट में आए, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अफ्रीका के पास से वहां तक जाना जहां पर कुछ है ही नहीं, जहां पे 12 में से 10 महीने या 6 महीने बर्फ पड़ती हो या जहां पर रेगिस्तान रहे, वहां लोग जाना पसंद क्यों करेंगे? तो लोगों ने साइंटिफिकली और लॉजिकली इंडिया में आके अपनी सेटलमेंट्स बनाई, वो भी रिवर्स के आसपास, जिसमें से एक प्रमुख रिवर थी सरस्वती रिवर। सरस्वती रिवर, ये नाम याद रखना, इसके ऊपर मैं पूरा का पूरा ब्रीफ देने वाला हूं आगे इसी वीडियो में। तो इस तरीके से सारे के सारे लोग बेसिकली सिविलाइजेशन के अंदर आए। कुछ इंडस वैलीज बनी, हड़प्पा, मोहनजोदारो, ये सब बना। तो बेसिकली फॉरेनर्स को ये था कि अब हम सबके सुपीरियर हो गए, हमने सब पे कब्जा कर लिया, तो अब हम इनके कल्चर को ब्रेक डाउन करें। लेकिन जैसे जैसे वो साउथ एशिया की तरफ आए और वो इंडिया की तरफ पहुंचे, तो वहां आके उनको पता चलता है अरे यार, ये मतलब भाषा के तौर पे, आर्कियोलॉजिकली मतलब कंस्ट्रक्शन के तौर पर, एजुकेशनली शिक्षा के तौर पर हमसे बहुत एडवांस है। तो हम इनको किस तरीके से अपने से नीचा दिखाए। तब उन्होंने एक थ्योरी इन्वेंट करी जिसका नाम था आर्यन इन्वेजन थ्योरी, कि भैया हम लोग तुम्हारे पास आए थे, उसके बाद हम लोग यहाँ आके बस गए और हम लोगों ने तुम्हें ये सब चीजें दी है। अब उनका ये कहना है कि हम लोगों ने तुमको ये सब चीजें दी है, और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि वो अगर ये कह रहे हैं कि उन्होंने हमें ये सब चीज दी है तो कब दी?
तो वो ये कहते हैं कि आज से 1500 BCE मतलब 3500 साल पहले हमने तुम्हें ये सब चीजें दी। अब जेनेटिकली हुआ ये, जेनेटिक्स के बारे में बात करेंगे। जब सबके ऊपर रिसर्चेस हो गई, बहुत सारी चीजें निकल के आ गई, तब भी ये लोग मानने को राजी नहीं थे। लेकिन रिसेंटली हमारे यहाँ पर एक जगह का नाम है राखीगढ़ी, जो हरियाणा में है। वहां की खुदाई में एक स्केलेटन मिल गया। वो स्केलेटन बताया जा रहा है जी कि अप्रोक्सीमेटली 2500 से लेकर 2000 BCE के बीच का, मतलब इनसे और 500 साल आगे या 1000 साल आगे। उसमें हमें डीएनए मिल गया। अब वो डीएनए ये बता रहा है कि ऐसा तो कोई मिक्स मैच ही नहीं है। तो ये तो वैसे भी फ्लॉप हो गए, क्योंकि उससे पहले भी हमारी संस्कृति इतनी एडवांस थी, हमारी आर्किटेक्चर इतनी एडवांस थी। तो ये लोग फंस गए। अब इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो ये बस क्या करते हैं, अपने अपने प्लेटफॉर्म्स पे लोगों को इधर उधर की बातें करके चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत बुरा फंस चुके हैं। तो जेनेटिकली हमने ये प्रूव कर दिया कि हम बेसिकली हम थे जो इंडिया से बाहर निकल कर गए, और हम लोगों ने जाकर इन लोगों को इन्वेड किया और इनको कल्चर्ड बनाया। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से देता हूँ। एक याम नाया नाम का बेसिकली यूरोप के अंदर और क्या बेसिकली वेस्ट के अंदर एक फेमस है कि याम नाया नाम के 1000 लोग आए, एक कबीला आया और उन्होंने यूरोप के अंदर इन्वेड किया, वहां के सारे मेल्स को मारा। उसके बाद वहां पे अपनी खुद की एक जनरेशन क्रिएट करी, याम नाया। अब यूरोप के अंदर याम नाया आ रहा है तो कहां से आ रहा है? सोचने की बात तो ये है। तो बेसिकली इंडिया से लोग निकले, और हमारे शास्त्रों के अंदर भी लिखा हुआ याम नाया। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ याम नाया क्या होता था। वो लोग जाते थे, वो लोग क्या करते थे कि मेल्स को मार देते थे, गड्ढा खोदते थे और उसमें दबा दिया करते थे। तो ये याम नाया लोगों के लिए वर्ड निकाला गया। याम नाया, याम मतलब पिट और नाया मतलब लोग, तो गड्ढा खोद के लोगों को दबाने वाले जो लोग होते थे वो याम नाया हो गए। ये यूरोप की थ्योरी है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, आप जाइए चेक कीजिए। यूरोप की थ्योरी है और मैं इसको प्रूव करूंगा कि ये कैसे, वो मैं कह सकता हूँ कि इंडियंस है, क्योंकि हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है ऋग्वेद के अंदर, जहां तक अगर मैं सही हूं तो, कि अगर 1000 लोग घोड़े पर हो और एक मेंटेलिटी के लोग हो, उनका माइंडसेट सिर्फ एक ही चीज पे चलता हो, तो वो किसी भी राज्य, किसी भी देश पे कब्जा कर सकते हैं। ये ऋग्वेद में लिखा है, मैं नहीं कहता, जाके पढ़ लीजिए। सो फ्रॉम रिलेटिंग टू दैट, याम नाया ग्रुप ने वहां पर बारबरिक तरीके से चीजों को रूल किया, तोड़ा, ब्रेक डाउन किया, एंड देन दे इन्वेड यूरोप एंड मेक देम कल्चर्ड। Those barbarian people who call themselves कि हम वेल कल्चर्ड है, उनको कल्चर बनाने वाले आपके वंशज थे, जो कि इंडियंस थे। अब ये तो रही जेनेटिकली बात। अब हम बात करेंगे आर्कियोलॉजिकली। आर्कियोलॉजिकली बेसिकली देखा जाए तो हमारे यहाँ पर मोहनजोदारो, हड़प्पा निकल के आया सामने। और अगर मैं बात करूं तो बीरा एक सेटलमेंट है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो 8500 BCE पुरानी है। तो बीरा जो कल्चर है, तो लोग बोलते हैं, अब वेस्ट वालों के पास जब किसी चीज का जवाब नहीं था, वो बोलता है अरे ये तो बहुत पुरानी है, हम इसका क्या ही कर सकते हैं, ये तो बहुत पुरानी है, इसका क्या पता कौन क्या था क्या नहीं था। लेकिन 8500 साल पुरानी, 85 साल BC, तो मतलब 10,000 साल पुरानी, 10-11 हजार साल पुरानी एक सिविलाइजेशन है, जो अभी भी कंटिन्यूइंग है। आप है, मैं हूं, हम उसी बेसिकली कल्चर की, उसी सेटलमेंट की एक, ये कह लीजिए डॉटर रेंज में से निकल के आते हैं कि हाँ, हम लोग उस कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। उनके जेनेटिक्स अगर देखे जाए, हमारे जेनेटिक्स अगर देखे जाए, तो वही काले बाल, वही भूरी आंखें, वही भूरी स्किन, तो वो बेसिकली हम उनको जेनेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हमें मिली, जैसे मैंने आपको बताया राखीगढ़ी साइट हमें मिली, ठीक है। वहां पे अब बेसिकली हम क्यों कह रहे हैं कि हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उस बीरा साइट के अंदर से जो 8500 साल पुरानी, 8500 BCE पुरानी है, उसमें से स्टैचूज निकले वुमेन्स के, जिसमें उनको मांग टीका लगाए हुए दिखाया गया और साड़ी पहने हुए दिखाया गया, जो आज की इंडियन औरतें भी करती हैं। तो इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं कि हाँ, ये चीजें हैं, हम लोगों को आज भी ये चीजें फॉलो करते हैं, और वो हमारा कल्चर था, हम उनके वंशज हैं जो बाकी पूरी दुनिया में फैले। लेकिन आपको पढ़ाया वही जाता है कि अंग्रेज कैसे महान है। अब हम बात करेंगे लैंग्वेज के ऊपर। मैं जियोलॉजिकल के ऊपर सबसे एंड में आऊंगा,
उसके पीछे रीजन है क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी चीज मुझे कवर करनी है। तो हम सबसे पहले आएंगे लैंग्वेज के ऊपर। हमारे यहाँ के एक फेमस बेसिकली रिसर्चर कहो जो लैंग्वेज के ऊपर रिसर्च करते हैं, श्रीकांत तरागी सर है। मैंने उनकी किताबें पढ़ी कुछ, और कुछ थोड़ा बहुत जो मैं जान पाया हूँ। तो इस तरीके से मुझे समझ में आया कि हमारे यहाँ पे जो लैंग्वेज है संस्कृत बहुत पुरानी लैंग्वेज मानी जाती है। हाँ, तमिलियन लोग कहते हैं कि उनकी लैंग्वेज बहुत पुरानी है, या साउथ के कह लीजिए, साउथ जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया वो ये कहते हैं उनकी लैंग्वेज पुरानी है। बेसिकली हुआ ये है कि हमारे यहाँ पर एक सबरैक होता है। सबरैक मतलब होता है बेसिकली बहुत सारी लैंग्वेज सब एक साथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है, तो सबरैक कहलाई जाती है। तो हमारे देश के अंदर सबरैक रहा है। वो बेसिकली होता क्या है ना कि संस्कृत सिर्फ एक संस्कृत नहीं है। जो आज की संस्कृत है उसे मॉडर्न संस्कृत कहा जाता है। ऋग्वेद की संस्कृत अलग थी, अथर्ववेद की संस्कृत अलग थी। तो संस्कृत इवॉल्व्ड इटसेल्फ इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स इन डिफरेंट टाइम। इसी तरीके से साउथ की लैंग्वेजेस, और फिर ये सारी की सारी लैंग्वेजेस आपस में इन्वॉल्व हुई, और इतना ज्यादा इन सबका मिक्सचर है कि हम उसे डिफरेंशिएट कभी कर नहीं सकते कि कौन ज्यादा पुरानी है कौन ज्यादा नहीं। वो आप जितने मर्जी बड़े रिसर्चर्स हो जाए, आप कभी नहीं कर सकते। आपको उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, जब आप उस पॉइंट पे पहुंचोगे कि हाँ हम कितने पुराने हैं, तब आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये 65,000 साल पुरानी है, ये 70,000 साल पुरानी है। तो मतलब इतना ज्यादा एनरिच हमारी लैंग्वेज है जो इंडिया की लैंग्वेज है, दैट यू कांट इवन इमेजिन कि आप किस लेवल तक थे और किस लेवल तक पहुंच सकते। तो लिंग्विस्टिकली हम बहुत ज्यादा एडवांस थे। अब अंग्रेजों ने इसके ऊपर भी बोला कि भैया नई संस्कृत हमने दी है। वो कैसे बताते हैं? वो बोलते हैं कि जी हम यूरोप से स्टार्ट हुए और फिर हमने पीआई लैंग्वेज। अब पीआई लैंग्वेज क्या होती है? बेसिकली वो बहुत सारी लैंग्वेजों का मिक्सचर है। तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमने एक सैलेड था, उस सैलेड में से टमाटर अलग किए, खीरा अलग किया, और उसके बाद हमने वो सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग जगह पे जाके हमने अलग अलग लैंग्वेज दे दी। जबकि जो मैं मानता हूँ कि पहले सारा का सारा फ्रूट अलग अलग होता है, वो आता है, उसके बाद जाके एक सैलेड बनता है। सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट। तो वो उन्होंने बोला कि हम वहां से नीचे करते हुए पीआई लैंग्वेज दी, उसके बाद हमने प्रोटो इंडियन इरानियन लैंग्वेज क्रिएट। अब आज तक ऐसी कोई लैंग्वेज ना किसी ने सुनी है, ना देखी है, ना जानी है, प्रोटो इंडियन ईरानियन लैंग्वेज। तो ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं है कि हम जब वो घोड़े से उतर रहे थे सारे ऑडियंस, तो वो ये लैंग्वेज नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसी कोई लैंग्वेज ना कभी थी, ना कभी होगी, ना कभी हो सकती है। तो उसके बाद वो नीचे आया और उन्होंने बोला कि फिर हमारे जो घुड़सवार थे वो दो अलग अलग रास्तों में बट गए। तो जो इंडिया की साइड गया वो संस्कृत बोलने लग गया, जो पर्शिया की साइड गया उसने पारसी बोलनी शुरू कर दी बेसिकली, और वो भी अवेस्टर्न। तो अवेस्टर्न भी कोई लैंग्वेज नहीं मानी जाती। अगर हम जोरेस्ट्रियन लैंग्वेज की बात करते हैं तो जो जोरेस्ट्रियंस है, जो पर्सी, जो बेसिकली जो पारसी लोग हैं जो जोरेस्ट्रियन लैंग्वेज बोलते हैं, जो बेसिकली एशियंट पारसी के बारे में ज्यादा जानते हैं, वो जोरेस्ट्रियन लैंग्वेज के बारे में ज्यादा जानते हैं। तो वो ये बताते हैं कि जो जोरेस्ट्रियन लैंग्वेज है उसके अंदर संस्कृत के बहुत सारे गुण थे। तो बेसिकली जोरेस्ट्रियन लैंग्वेज इज अ डॉटर ऑफ संस्कृत, लाइक अदर लैंग्वेजेस। सारी की सारी लैंग्वेजेस डॉटर ऑफ संस्कृत है। यूरोप भी बहुत सारे वर्ड संस्कृत के यूज करता है। सो दिस इज हाउ वी आर एडवांस एंड एडवर्स अबाउट द लैंग्वेज। हमारे पास इतनी सारी लैंग्वेजेस है कि हम किसी की भी हृदय की गति बढ़ा दे कि भैया क्या करना चाह रहे हो। बट पॉइंट इज कि हम लोग अपने ऊपर डाउट करते, सामने वाले को हमेशा अपने ऊपर दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लोगों ने ठेका ले लिया है या लोगों ने माइंडसेट बना लिया कि रिसर्च तो सिर्फ वेस्ट वाले करते हैं, इंडिया की रिसर्च तो वैसे भी यूजफुल नहीं होती है। हमने कोविड की वैक्सीन बनाई लेकिन हम यूजफुल नहीं है, लेकिन लगानी हमें वही है जो बाहर से आएगी, हमें खुद पे भरोसा नहीं। तो वही जो चीज है ना, वो चीजें जो है वो गलत है। हमें खुद के बारे में पहले पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा दैट हाउ एडवांस वी आर। तो इसी के साथ मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आता हूं जो मैंने अभी तक रोका हुआ था, वो था जियोलॉजिकल थ्योरी। इसके अंदर मैं सिर्फ एक ही पॉइंट पे बात करूंगा आज, और वो है सरस्वती रिवर। सरस्वती रिवर क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है और मैं क्यों बार बार बोल रहा हूं कि इसको याद रखना। सरस्वती रिवर के ऊपर रिवरोलॉजी जो होती है, बेसिकली हाइड्रोलॉजी जो होती है, एक थ्योरी होती है, बेसिकली एक साइंस होती है, वो पढ़ी जाती है। तो उसमें बताया जाता है कि कैसे एक रिवर डिमोलिश होती है, उसके लिए कितना टाइम चाहिए होता है। और कहा जाता है कि जो सरस्वती रिवर है वो जो बेसिकली खत्म हुई वो आज से 2500 बीसी या 2000 बीसी के बीच में खत्म हुई है सरस्वती रिवर। आज उसके सैटेलाइट इमेजेस हमारे पास जो दिखाते हैं कि वो जो पूरा का पूरा बेल्ट है सरस्वती रिवर का वो कैसा है।
तो इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी स्टडी करने की कोशिश करी। तो अभिजीत चावड़ा सर है, मैंने उनकी भी थोड़ी वीडियोस देखी, थोड़ी रेफरेंसेस लेने के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस देखे, बहुत सारे रेफरेंसेस लिए, कुछ पढ़ाई करी। तब मुझे समझ में आया कि ये किस तरीके से पैटर्नाइज होती है चीजें, क्योंकि ये मेरा कोई टॉपिक नहीं है रिवरोलॉजी या ऐसा कुछ। तो जब मैंने वो पढ़ा या जब मैंने उसकी थोड़ी जानकारी इधर उधर से जब गैदर करी, तब मुझे समझ में आया कि अगर 2500 बीसी पहले वो रिवर खत्म हुई, अगर हम मान लेते हैं कि वो खत्म हुई 2500 बीसी में, मतलब आज से 4500 साल पहले, मतलब इन्विजन थ्योरी के आने से भी तकरीबन 1000 साल पहले वो रिवर खत्म हुई। लेकिन हमारे ऋग्वेद के अंदर सरस्वती का वो रूप जिसमें बताया गया कि कितनी वो मदर्स ऑफ फ्लड थी, वो इतनी प्रेजेंट नदी थी कि अपने आसपास के सारे एरिया को अपने अंदर डुबो लेती थी। इसका मतलब जो मैंने पढ़ा और जो मैंने आसपास से जो ज्ञान बटोरा, उसके हिसाब से कम से कम नहीं तो उसको अगर वो 2500 साल में डिमोलिश हो रही है 2500 बीसी के अंदर, तो बेसिकली वो 5000 बीसीई, अप्रोक्सीमेट टाइम बता रहा हूं मैं आपको, 5000 बीसीई के टाइम पे उस वेग में रही होगी मिनिमम 5000 बीसी। अगर ऋग्वेद उससे पहले लिखे गए होंगे तो शायद उससे भी पहले वो हिमालय रेंज से निकल के आगे खत्म होती थी नीचे आके, और वो असम के बेसिकली नीचे आते आते जब वो वहां से निकलती थी तो उस टाइम का जो मानसून होता था उसकी वजह से उसका इतना वेग होता था कि वो बहुत ज्यादा प्रचंड नदी बन जाती थी। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे जो ऋग्वेद है, जिसको आर्यन इन्विजन थ्योरी कहती है कि आज से 1500 बीसीई पहले लिखा गया या 2000 बीसीई पहले लिखा गया, वो इस चीज को निग्लेक्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं और साफ स्पष्ट में दिखाते हैं कि वो एटलीस्ट 8000 साल पहले लिखे गए। एटलीस्ट, मैं ये कह रहा हूं, एटलीस्ट 8000 7000 साल पहले लिखे गए। तो आर्यन इन्विजन थ्योरी को तो सरस्वती नदी ने ही डिनाई कर दिया। इवन की आज की डेट में जो अंग्रेज आज से कई साल पहले ये तक मानने को राजी नहीं थे जो रिवर बेड है वो सरस्वती है, सरस्वती नाम लेने से डर रहे थे, आज की डेट में वो अंग्रेज भी बोलते कि ये सरस्वती रिवर का बेड है जो सूखा पड़ा है। इधर से पता चलता है कि हम जियोलॉजिकल कितने इम्प्रूव्ड थे। और जियोलॉजिकल की बात करूं अगर मैं, तो इंडिया, हमारा कल्चर इतना पुराना कल्चर है कि इसके ऊपर अगर आप रिसर्च करने बैठो तो उसके चलते हुए हम इतने कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं इतने लंबे टाइम से कि उसके बीचों बीच इस पूरी धरती के ऊपर बहुत सारे जियोग्राफिकल चेंजेस हुए हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। तो इसी के साथ मैं बस अब आपको दो चीजें और क्लियर कर दूं कि आर्य क्या होता है और द्रविड़न क्या होता है। बेसिकली इसका टॉपिक का जो निष्कर्ष है वो यही है, हमारे यहाँ पर आर्य मतलब नोबल इंसान, हमारे यहाँ पे आर्यन नाम की कोई चीज नहीं थी। द्रविड़ मतलब 3 कोष्ठ को मिलाकर जहां पर जॉइंट बनता है उसे द्रविड़ कहते हैं। तो बेसिकली आप लोगों के बीच में डिवाइड करने के लिए ये आर्यन और द्रविड़न के बीच की लड़ाई क्रिएट की गई, जिसमें कुछ लोग इन्वॉल्व हुए और उन्होंने इसको प्रोपेगेंडा को बेसिकली एक्सपेंड किया, जो कि नहीं करना चाहिए। हम सब एक हैं, हम सारे इंडियंस का डीएनए एक है, हम कहीं ना कहीं आपस में भाई है, बहन है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए कि हम एक है और हमसे पूरी दुनिया है, हम दुनिया से नहीं, इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को मैं यही खत्म करता हूं और कंक्लूजन में सिर्फ इतना कहूंगा, वंदे मातरम, भारत माता की जय, और हम एक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल एंड। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।